आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। फ्रॉड और स्कैम तो बहुत सुनने में आते हैं, लेकिन शरीयत, हलाल और हराम के नाम पर भी अब मुसलमानों को खूब चूना लगाया जा रहा है। जुनूबी हिंदुस्तान में जेवरात की कंपनी IMA की धोखाधड़ी से कई हजार खानदान मुतासिर हुए हैं। धोखा खाने वालों में ज्यादातर मुसलमान हैं। खास बात यह है कि इस पूरे मामले में कर्नाटक के चंद उलमाए कराम भी सवालात के घेरे में हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला SD कुमारस्वामी ने SIT के जरिए स्कैंडल के जांच की यकीन दहानी कराई है। अपने सरकारी ट्वीट में वज़ीर आला ने कहा है कि मामले की संगीनी को देखते हुए हमने खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हलालो हराम के नाम पर कब तक लुटते रहेंगे मुसलमान। लाखों लोगों को तबाह बर्बाद करने वाले बदउनवान अनासिर को क्या इस्लाम से खारिज नहीं किया जाना चाहिए? ऐसे उलमा या रहनुमा जो इस स्कैम को बढ़ावा देने में पेश रहे, उनका क्या इलाज होना चाहिए? और सबसे अहम सवाल यह कि क्या हालिया कई फ्रॉड को देखते हुए इस्लामी सरमायाकारी के निजाम पर और मजीद गौर व फिक्र की जरूरत नहीं है? इन्हीं तमाम इश्यूज पर आज हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह तफसीली रिपोर्ट देखिएगा। हलाल सरमायाकारी के लिए मशहूर बेंगलुरु का मालियाती इदारा IMA यानी आई मॉनेटरी एडवाइजरी ने अपने तमाम तिजारती मराकिज बंद कर दिए हैं, जबकि एक तखमीने के मुताबिक मुसलमानों का 6000 करोड़ डूब गया है। 9 जून की रात कंपनी के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर मंसूर खान के मुबैना इक़दाम खुदकुशी और मकामी MLA की मालियाती बदउनवानी से मुतालिक ऑडियो पैगाम वायरल हुआ तो बेंगलुरु के मुस्लिम सरमायाकारों में कोहराम मच गया। अलमिया यह है कि मज़कूरा कंपनी में गरीब लोगों ने सरमायाकारी कर रखी है, जिन्हें सालाना 36% की मुनासबत से मुनाफा दिया जाता था। रमजानुल मुबारक में ही यह अफवाह गश्त करने लगी थी कि मज़कूरा कंपनी माली बदउनवानी का शिकार हो गई है और दिवालिया होकर डूबने वाली है। इनसे सारा था, अभी 2 महीने से प्रॉब्लम है। उसके बाद से तो अभी 2-3 दिन से झगड़ा चल रहा है, सब बंद कर दिए हैं। अभी इसी महीना शादी है और शादी की बहुत परेशानी है, कुछ भी नहीं खरीदा मैंने, इसीलिए आज आके बोलेंगे बोल के आई थी। मैसूर से आए हैं। तो कितना है आपका इन्वेस्टमेंट था? मैं मेरा 10 लाख रिटायरमेंट का रखा हूँ मैं, अब आमदनी बंद हो गई। अभी 1 रुपया भी हमारे को नहीं आया अभी तक, मगर ऐसा लगता है इतनी बड़ी ये कंपनी है, 13 ईयर से चला रहा बोल के बहुत लोग मुझे बोला बोल के मैंने डाला, नहीं तो मैं नहीं डालता था। वो भी मेरा घर मैंने दूसरों को लीज को डाल के वो पैसा लेके आके इधर डाला। 5 लाख रुपए डाली, बहुत मेहनत से, 15 साल की मेहनत के पैसे हमारे, बहुत मेहनत कर रही है हमें। उन्हें भी क्या परेशानी है कि हमें तो नहीं जानते। इसकी फ्यूचर के लिए मैं क्या क्या करके 2.5 लाख रुपए डाला, किसको मालूम ऐसा होएगा। मेरा इतना पेट जल रहा है, अल्लाह ऊपर देखने वाला, बड़ी मेहनत का सब पैर पकड़ के कमाया मैं। इस बीच IMA कंपनी के खिलाफ बेंगलुरु में बीजेपी ने पुरजोर एहतजाज किया। इस मौके पर येडियुरप्पा ने कहा कि वो मुतासरा मुस्लिम खानदानों को इंसाफ दिलवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। IMA कंपनी की धोखाधड़ी के मामले में रियासत कर्नाटक के चंद मारूफ उलमाए कराम सवालात के घेरे में आ चुके हैं। ये बात भी कही जा रही है कि IMA के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद मंसूर खान ने मजहब का लिबादा ओढ़कर मासूम मुसलमानों को गुमराह किया है। सवाल ये उठता है कि हलालो हराम के नाम पर कब तक लुटते रहेंगे मुसलमान। लाखों लोगों को तबाह बर्बाद करने वाले बदउनवान अनासिर को क्या इस्लाम से खारिज नहीं किया जाना चाहिए? ऐसे उलमा या रहनुमा जो इस किस्म की स्कीमों को बढ़ावा देने में पेश रहे हैं, इनका क्या इलाज होना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जिस इशू पर आज हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं, ये इशू जाहिर सी बात है कि बहुत पुराना है, लेकिन इस पर इतना गौर व फिक्र नहीं किया गया कि शरीयत के नाम पर एक तरह से लूटा जा रहा है, हलालो हराम के नाम पर लूटा जा रहा है, इस्लामी शरिया के नाम पर, इस्लामी शरिया कारोबार के नाम पर लूटा जा रहा है। लेकिन इसमें जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, जो उलमा तायद करते हैं, वो आखिर अब कहां चले गए हैं? जो लोग मजबूर हैं, जो मुतासरा हैं, आखिर उनके लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? और खासतौर से अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कुछ मुस्लिम सियासतदान भी इस स्कैम में एक तरह से शामिल थी, जिनका पूरा सपोर्ट था। आखिर वो कहां चले गए हैं? तकरीबन 50,000
खानदान जो है एक तरह से मुतासिर हुए हैं इस स्कैम के बाद। लाखों लोगों का पैसा डूब गया है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि हलाल से हराम से एक तरफ डराया जाता है और हलाल के नाम पर लूटा जा रहा है। ये कब तक चलता रहेगा? आज प्राइम डिबेट में हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कमाल फारूकी साहब, रुकन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस डिबेट में। शकील शमसी साहब, सीनियर सहाफी हैं, आप भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वहीद अली खान साहब, बिजनेसमैन हैं, ताजिर हैं, आप भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। और इनके अलावा तहसीन मुनव्वर साहब, सीनियर एडिटर हैं न्यूज़ 18 उर्दू के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ और मेहमान भी हमारे साथ आगे से डिबेट में जुड़ेंगे। मैं सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं तहसीन मुनव्वर साहब आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि आपने मशवरे में जो ये इशू दिया वाकई में बहुत बड़ा एक इशू है और एक बड़ी देखा जाए तो एक अलमिया है कि इस तरह के जो फ्रॉड है, जो स्कैम है, लगातार तहसीन साहब हो रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर मुसलमानों को हलाल के नाम पर, हराम के नाम पर कब तक डराया जाता रहेगा, और दूसरी तरफ हलाल के नाम पर एक तरह से लूटा जाता रहेगा और उनका पैसा डूबता रहेगा। ये कब तक होता रहेगा? जब तक हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे तब तक लूटे जाते रहेंगे। सीधी सी बात यह है कि देयर इज नो फ्री लंच। हमको ये मानकर चलना है कि देखिए, बगैर मेहनत से अगर आप बहुत कुछ कमाना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा। बिल्कुल। और आपको जब हिसाब किताब करना है, आपको पैसे लगाने हैं, तो आपको सब कुछ देखना चाहिए कि आप कहीं पर भी उठा के इस तरीके से पैसे लगा देंगे तो आपको नुकसान होगा। कोई एक शख्स जिसके बारे में, जिसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपके पास कुछ नहीं है, उसके बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं है, आपने सुनी सुनाई बातों पर एतबार करते हुए 1-2 साल का खाली रिकॉर्ड देखते हुए कि 1-2 साल इनको जमने जमाने में लगी जाता है कि आपने इनसे पैसे लिया और उस पर अपने आप को आपने एक इमारत खड़ी कर दी, दूसरे से पैसा लेके आपका थोड़ा सा पैसा वापस कर दिया, फिर कुछ पैसा लेके फिर थोड़ा सा पैसा वापस कर दिया। इस तरह ये सब करते, इस तरह ही ये सारी स्कीमें चलती हैं। इसकी टोपी उसका सर वाला मामला होता है, और उसमें जब आपके साथ कुछ मजहबी रहनुमा भी जुड़ जाते हैं तो फिर लोग सोचते हैं कि अरे ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है, मजहबी रहनुमा है, उन्होंने कोई फाइनेंशियल का डिप्लोमा या डिग्री तो हासिल की नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। अगर उनके साथ खड़े हो सकता है उनको भी आप ही की तरह उन्होंने समझाया हो कि देखिए ये तो इतनी अच्छी चीज है, बहुत हलाल का मामला है, ये है, उनकी समझ में आ गया हो। सीधी सी बात है, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं, फाइनेंस को अपना इन्वेस्ट करना है, तो किसी फाइनेंशियल मैनेजर से बात कीजिए, उसके बाद ही फिर आगे की कार्रवाई कीजिए, ये तो जरूरी है। दूसरा यह है कि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए हमारे मुल्क में बैंकिंग के पास भी कोई बहुत बड़ी स्कीम्स है नहीं, जिसकी वजह से ये लोग जो है इनको कोई ना कोई बेवकूफ बनाता रहता है। ये सिर्फ IMA की बात नहीं है, आप देखिएगा कि मुख्तलिफ इलाकों मोहल्लों में, दफातर में भी छोटी छोटी कमेटियां चल रही होती हैं जिसमें लोग 2-2.5 हज़ार 5 हज़ार रुपए महीना जमा करते हैं और फिर उसको इकट्ठा लेते हैं। उनमें से एक भी कड़ी अगर टूट जाती है तो वो वहीं से बिखर जाती है और कोई ना कोई उनके पैसे लेके चला जाता है। ये सिलसिला रहा है, क्योंकि अब पैसे के मामले में हम लोग बहुत दूर अंदेश वाकई नहीं हुए हैं। और जहां तक अभी बताएंगे कमाल फारूकी साहब से जब आप बात करेंगे, शकील साहब से बात करेंगे, तो समझ में भी आएगा कि सूद को लेकर तो इस्लाम में एक तरह की एक सोच है कि हम सूद का पैसा नहीं ले सकते, उससे भी हमारे बड़े नुकसानात हो रहे हैं। हम एक हिंदुस्तानी मुल्क में है, ये कोई इस्लामी मुल्क नहीं है। यहां पे जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो एक बैंकिंग नजरियात के मुताबिक हो रहे हैं जो पूरा मुल्क फॉलो कर रहा है। उसमें हम कहीं से अपना एक अलग नजरिया लेकर आते हैं, वो उसके साथ जेल नहीं हो पाता और हम बाकायदा नुकसानात उठाते रहे। बैंक में पैसा रख के भी अगर हम सूद नहीं लेते, हमारा वो पैसा उतना का उतना रहता है और उस पैसे से बहुत से लोग जो है वो सूद हासिल करते हैं, बहुत से लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन हम उससे फायदा नहीं उठा पाते। इस पर भी गौर करना होगा। अगर आप आगे बात करेंगे तो उसमें पता चलेगा। लेकिन इस तरह के IMA जैसे, ये खास तौर से IMA की बात इसलिए कर रहे हैं कि इसमें मुसलमान को जो है हलाल के नाम पर जो है बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई और वो कामयाब कोशिश हो गई उनके हिसाब से, जिन्होंने इन्हें लूट लिया है। और ये लोग जो है ये हजारों में हैं। ये जाके 1 लाख के करीब ऐसे लोगों की तादाद पहुंचेगी के करीब जो बेवकूफ हुए होंगे और जिनको, जो इस वक्त इसमें बहुत से ऐसे मजबूर लाचार हैं जिन्होंने अपनी बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए इस तरह से अपने पैसे रखे होंगे और वो सब बर्बाद हो गए। बिल्कुल। मेरे साथ इस बीच प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, सदर हैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अख्तरुल वासे साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में।
मैं शकील शमसी साहब आपके पास आना चाहूंगा कि जो बात तहसीन साहब कहते हैं उसी के आगे हम बात करेंगे कि इस्लामी सरमायाकारी, बिलासूदी आमदनी या शरई मुनाफा, इसके नाम पर हम देख रहे हैं कि समाज में लगातार धोखा दिया जा रहा है और ज्यादातर इसके शिकार मुसलमान ही हो रहे हैं। शकील साहब देखिए, ये जो चीज है बहुत काबिल गौर है कि यहाँ हिंदुस्तान में लोगों को क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट कि नफा क्या है और सूद क्या है, और सूद और नफे में फर्क करना, क्योंकि उनको बताने वाले नहीं है लोग। और इस सिलसिले में बात बहुत से मैंने देखा मुस्लिम इदारे हैं, वो अपना पैसा बैंक में रखते हैं और बैंक से कोई पैसा इंटरेस्ट नहीं लेते उसके ऊपर, और बैंक जबकि वो पैसा उनका सूद पर चला रहा होता है और कहीं ना कहीं उसको खर्च कर रहा होता है। असल में जो सिस्टम है पेपर करेंसी का, अगर हम पेपर करेंसी को देखेंगे तो ये डिवैल्यूड होती रहती है और अलग अलग कंट्री की अलग अलग जमाने में अलग अलग कंट्री की उसकी इंपॉर्टेंस होती है। अगर मुझे 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करना थे 2004 में और मैं उस वक्त सोना खरीदता उसका, तो उस वक्त 7,000 रुपए तोला सोना था। आज मैं अगर वो सोना बेचूं तो कितने का हो जाएगा वही तोला? वो 7 तोला सोना जो है वो कई लाख में पहुंच जाएगा, क्योंकि 35,000 रुपए तोला हो गया सोना। तो लेकिन बैंक पे अगर मैंने 7 लाख रुपए रख दिए होते और मुझे कुछ उस पर रकम मिल रही होती तो लोग कहते हैं कि ये सूद है और सूद हराम है, जबकि ये एक्चुअल मनी से भी कम मिलता, जो मेरी उसकी वैल्यू थी उससे भी कम मिलता। इस बारे में गौर करने की बहुत जरूरत है कि हम जो मनी हमारी डिवैल्यूड हुई है रोज बरोज, कैसे उसको हम कैसे सद्भाव करें, उसको कैसे रोकें। मिसाल के तौर पर किसी जमाने में इराक में जो दिनार चला करता था उसकी कीमत, उसमें एक दिनार में $3 मिला करते थे। अब अगर हमने सद्दाम हुसैन के जमाने में किसी से $100 दिनार लिए होते और उसको हम उस वक्त देते तो हमको $300 देना पड़ते। लेकिन अब अगर हम किसी को दें तो 100 दिनार जो है वो उसका $1 भी नहीं मिलेगा। तो ये हालत हो गई है। इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसका क्या रवैया, इसको कैसे हम करें, क्योंकि इस्लाम में बार्टर सिस्टम था। इस्लाम में करेंसी बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुई, पहले बार्टर सिस्टम था कि चीज के बदले में चीज, उसकी वैल्यू से होता था कि हमने इतना गोश्त बेचा है तो इतने कपड़े ले लेंगे, इतना, इस तरीके से बार्टर सिस्टम पर था। बार्टर सिस्टम के बाद उसको सोने और चांदी की वैल्यू में रखा गया, तो सोने चांदी की वैल्यू के हिसाब से या गेहूं की वैल्यू के हिसाब से ही अगर फैसला हो तब हमारा कोई नुकसान नहीं है और उस पर सूद लेना जायज नहीं है। लेकिन पेपर करेंसी के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो इस पर उलमा को गौर करना होगा कि पेपर करेंसी में क्या हो रहा है। लेकिन ये जो मामला है जो इस वक्त हुआ है, ये मुसलमानों को हलाल किया गया है, ये हलाल के नाम पर हलाल किया लोगों को इन्होंने बिल्कुल सही ज़बह कर दिया। सही। और ये जो पूरा उसमें मौलानाओं की बहुत सी खिदमात ली उन्होंने, और उन्होंने अल्लाह रसूल के नाम पर उनसे इन्वेस्टमेंट कराया और बाद में पूरा धोखा देकर वो आदमी निकल गया यहां से। तो अब जो है इसके बारे में गौर करना पड़ेगा कि वो बेचारे मुसलमान जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसा, वो किस तरह इन्वेस्ट करें, किस तरह जायज है, कहां जायज है। इस सिलसिले में काफी कुछ मेहनत करना होगी, तभी इस तरीके की चीजों से निजात मिल सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने शकील शमसी साहब कही। मैं कमाल फारूकी साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो बात शमसी साहब ने कही है कि हलाल के नाम पर हलाल किया जा रहा है एक तरह से, और आम लोगों की मेहनत की कमाई हड़प ली जा रही है, कितना आपको लगता है कि अलार्मिंग है? जिस शरिया कारोबार की हम बात करते हैं या शरिया सरमायाकारी की जो हम बात करते हैं, उसके लिए कितना यह खतरनाक है? क्योंकि लगातार इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। आप साउथ में चले जाइए, अमानत बैंक से लेकर IMA तक आप आ जाइए, दसियों वाकयात इस तरह के हुए हैं। कमाल फारूकी साहब, देखिए, 3-4 चीजें हमको गड़बड़ नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये बड़ा क्लियर होनी चाहिए, तहसीन भाई ने जितने भी पॉइंट्स रखे हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पॉइंट्स हैं और उसके ऊपर गौर करना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी समझ लीजिए आप कि आम तौर के ऊपर हमारे यहाँ मुल्क के अंदर इस तरह का माहौल बन जाता है कि लोग बाग इजी मनी कमाने के लिए अपने तमाम रिस्क ले लेते हैं। आपने देखा कलकत्ता के अंदर, पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर चिट फंड को लेकर कितना हंगामा हुआ, और ये चिट फंड कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है। पहले मद्रास के अंदर बहुत ज्यादा इसके ऊपर होता था, लोग बाग बहुत बैठते थे। अब कोई मजहब की बुनियाद के ऊपर, कोई लोगों को वैसे उल्लू बनाने की बुनियाद के ऊपर जब करता है तो वो बहुत गलत करता है, और अगर कोई उसमें खास तरीके से इस्लाम के नाम के ऊपर ये सब कुछ करता है तो ये तो और भी तकलीफ दे वाली बात है। ये एक अलग चैप्टर है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस तरह चलते हैं। ये एक अलग चैप्टर है कि इस्लामिक बैंकिंग और दूसरे कंट्रीज में जहां इस्लामियत है वहां किस तरह से चल रहा है, किस तरह से नहीं चल रहा है। लेकिन मेरे मुल्क का जो कानून है और मेरे मुल्क के अंदर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है ना, या तो बैंक्स में होगा या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में होगा, जिसकी बाकायदा बहुत डिटेल में हमारे पास चीजें मौजूद होती हैं, कंट्रोल मौजूद होता है। अब जहां तक ये IMA का ताल्लुक
ताल्लुक है। इसमें एक और भी बहुत ही मुझे बल्कि तकलीफ भी हो रही है बात कहते हुए कि वो खातून जो थी वो बाकायदा बड़े बड़े प्रोग्राम्स करती थी और बड़े बड़े हॉल्स के अंदर उनके प्रोग्राम होते थे, और मैं पहले दिन से सोच रहा था कि ये इतना बड़ा फ्रॉड होने वाला है। लेकिन हमारे जो कानून है, जो खातून थी डकैत, उनके वज़ा कता पर भी आप ध्यान दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं, जब ये बात आप महसूस कर रहे थे, मैं महसूस कर रहा था, एक आम जो आदमी जो कि फाइनेंस का आदमी हो या जो जानता हो कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, 40% और 35% के हिसाब से नफा उनको कैश में वापस दिया जा रहा है, उसी वक्त गवर्नमेंट को फौरन अलार्म बेल बजनी चाहिए थी और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाना चाहिए था। ये इतने दिन तक इतने लोग बेवकूफ बनते रहे, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बहुत बड़ा वो है। ये चाहे चिट फंड हो या इस्लामिक बैंकिंग के नाम के ऊपर हो, कोई भी मुल्क के कानून के खिलाफ अगर कोई काम होगा तो हम ये महसूस करते हैं कि उसमें हमारी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो हमारे जो इंटेलिजेंस है, उसको इमीडिएट एक्शन ले। अगर ये जब वो प्रोग्राम्स कर रही थी, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रही थी, अगर पुलिस और हमारे जो आरबीआई या इस तरह की जो चीजें हैं अगर फौरन उसके अंदर होशियार हो गई होती तो लोगों का इतना नुकसान नहीं हुआ होता। अब ये बात कहने का, अब तो हम उनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो वो लोग जो मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे थे इस्लाम के नाम के ऊपर, कि आप अगर कोई भी हिंदुस्तान के अंदर काम करेंगे तो या तो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर करेंगे या बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर करेंगे या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर करेंगे। अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो कोई सोसाइटी नहीं कर सकती। तो इतना बड़ा कारोबार हो रहा, करोड़ हारा उनके प्रोग्राम्स के अंदर मुझसे कितना बेजा मसरफ होता था, तो गवर्नमेंट की उस वक्त आंखें क्यों नहीं खुली, क्यों नहीं एक्शन लिया उनके खिलाफ, क्यों नहीं उनसे इंक्वायरी करी? अगर उनसे उसी वक्त इंक्वायरी कर ली होती तो बहुत सारे लोगों का नुकसान, बिल्कुल इसी तरह से जैसे चिट फंड वाले मामले के अंदर लोग बाग बर्बाद हो गए। और ये कोई नई चीज नहीं है, हमारे मुल्क में लोग बाग बेवकूफ बनते रहते हैं, कभी मजहब के बुनियाद के ऊपर, कभी ज्यादा प्रॉफिट के बुनियाद के ऊपर। हमको चाहिए कि मुल्क के कानून का पालन करना चाहिए और इस मुल्क के अंदर मजहबी बुनियाद के ऊपर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकता। गवर्नमेंट को जो भी अगर आपको बैंकिंग, अगर इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर काम भी करना है तो बाकायदा आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपने केस को पुटअप करना पड़ेगा, और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इजाजत देगी तभी आप कर सकते हैं। बगैर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इजाजत के आप कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं चला सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ बहुत खास मेहमान के रहमान खान साहब, साबिक मरकजी वजीर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। के रहमान खान साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं अख्तरुल वासिल साहब आपके पास आना चाहूंगा। अख्तरुल वासिल साहब, क्या आपको लगता है, क्योंकि इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं हम देखते हैं कि खासकर मिडिल क्लास और निचले तबके के खानदान बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं, क्या वाकई में तालीम की कमी एक बड़ी वजह है कि मुफ्ती साहब ने जो कह दिया वही सही है, साहिब शरीयत ने जो कह दिया वही सही है, क्या यही बड़ी वजह है? नहीं, आज जो यहाँ पे बातें कही गई, तहसीन मुनव्वर साहब ने कहीं, शकील शमसी साहब ने कहीं, कमाल फारूकी साहब ने कहीं, मैं उनसे बड़ी हद तक इत्तफाक करता हूँ। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, ये जो कुछ हो रहा है और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह एक तो हमारा मजहबी मुख्तदिरा जिस तरह हमारा इस्तेहसाल करता है और हमें किस तरह से गुमराह करता है, ये एक तो उसका सबूत है। दूसरा जो है वो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो इसमें इन्वेस्टर्स हैं उनकी अपनी जो एक बुनियादी तौर पे ये लालच है, तमा है, हिर्स है, वो भी इसकी जिम्मेदार है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ इस मुल्क में निज़ाम है इक़्तिसादी, अगर हम उससे बाहर कोई काम करेंगे तो उसके नतीजे यही बरामद होंगे। और ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले मद्रास में और इससे पहले दूसरे इलाकों में भी ऐसी चीज़ें होती रही हैं। एक बात मगर मैं यहाँ कहना चाहूँगा, तमाम गम व गुस्से के बावजूद जो जायज़ है, मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि जो लोग ये काम शुरू करते हैं वो हमेशा बेईमान, बदतीनत या बदनीयत नहीं होते हैं। वो बुनियादी तौर पर ये समझते हैं कि वो
नीयत की नेकी के साथ एक काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आरबीआई के रूल्स जो हैं और सेबी के रूल जो हैं वो उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट होते हैं और उसका इदराक और एहसास उन्हें शायद शुरू में नहीं होता है। जब वो फंस जाते हैं तो बुनियादी तौर पर यही नतीजे सामने आते हैं जो आ रहे हैं। एक और चीज भी है, वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर नहीं होती है और ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत न होने की वजह से आप एक तरह से इस मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं और जो कुछ अपनी कमाई है उसको एक तरह गंवा देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारी सारी कोशिश जो है वो बुनियादी तौर पर इस पर होनी चाहिए कि इस मुल्क के अंदर, जैसे कि बाद मगरबी मुल्कों के अंदर भी एक इस्लामिक बैंकिंग विंडो खुली है, उस तरह से यहाँ पर भी खुले तो उसके बाद शिरकत व मुजारबत के तहत जो मामलात हैं वो आप तय कर सकते हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, मैं कमाल फारूकी साहब से पूरी तरह इत्तफाक करता हूँ कि इस तरह की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। और इसमें ये बात भी है कि हमारे जो उलमा सर्टिफिकेट देते हैं, मैं समझता हूं उन्हें इससे गुरेज करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। दुनिया में अभी ऐसी कोई मईशत नहीं है जो कि आपको 30% और 40% मुनाफा दे रही हो। असल में होता यह है कि शुरू में एक की टोपी दूसरे के सर और दूसरे की तीसरे के सर उड़ाई जाती है और लगता यह है कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन नतीजतन क्या होता है आखिर? नहीं तो अख्तरुल वासिफ साहब ये कहां से मान लिया जाए कि दिल साफ है, नियत साफ है और साफ नियत के साथ ये किया जा रहा है? जिस तरह से आपने शुरू में कहा कि नियत साफ होती है लेकिन आरबीआई रुकावट होता है, हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो रुकावट होती है, लेकिन आप देखिए कि जिस तरह का लालच दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं नियत साफ नहीं होती इन लोगों की। चाहे नौहिरा शेख की हम बात कर लें, एम्बिडेंट या आला कंपनी, अजमेरा कंपनी, बहुत से इस तरह के वाकये हुए हैं। नहीं अबू हुरैरा साहब, जो बात आप कह रहे हैं, मैंने अभी आपसे कहा, मैंने ये कहा कि बाज लोग अपनी मासूमियत, दीन से सरशारी, शरीयत से मोहब्बत के नाम पर ये समझते हैं कि वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिस निज़ाम में आप काम कर रहे हैं, जो सिस्टम आपके सामने है, आप उससे बाहर रहकर कामयाब नहीं हो सकते। और क्या होता है, मैं आपको जो आप पूछ रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप आरबीआई के रूल्स हैं उनसे गवर्न होंगे, आप सेबी के रूल्स हैं, सेबी जो है जहां 50 से ज्यादा आपके शेयर होल्डर बड़े, वो फौरन कहता है कि इसको पब्लिक इशू बनाइए, और जहां आप पब्लिक इशू बनाएंगे वहीं फंस जाएंगे। इसी तरह से जैसे आपने कोई का इन्वेस्टमेंट का काम किया, मालूम यह हुआ कि आरबीआई के उसूलों के तहत 40% जो है वो सरकारी क्या जुमरे के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उससे वो नताइज और वो मुनाफा हासिल नहीं हो सकता। बिल्कुल तहसीन मुनव्वर साहब, क्या बहुत पेचीदा ये मसला नहीं लग रहा है फारूकी साहब? तहसीन मुनव्वर साहब, क्या ये पूरा मसला जो है बहुत पेचीदा नहीं लग रहा? जिस तरह से अख्तरुल वासिफ साहब ने कहा कि जो शुरुआत करते हैं उनकी नीयत दरअसल खराब नहीं होती है, लेकिन बाद में आके पता चलता है कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसके जाल में फंस गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ तहसीन साहब ये भी देखिए कि जो लोग 36%, 40% ये कह रहे हो कि आपको नफा मिलेगा, वो भी बिला सूदी, तो मुझे तो नियत में मतलब खोट नजर आती है। अपनी बात को रद्द किया है, उन्होंने कहा है कि 36% और 40% मुनाफा कोई आज के दौर में दे नहीं सकता है, और आपकी नीयत अच्छी हो तो आप इतने बड़े दावे नहीं करते कि हम आपको इतना मुनाफा दे देंगे।
तो मेरे ख्याल से देखिए अख्तर वासिफ साहब ये कहना चाहते हैं कि आदमी जब आगाज करता है तो हो सकता है उसके जहन में हो कि मैं एक बहुत अच्छी मंजिल की तरफ जाऊंगा, लेकिन अगर वो इतना बड़ा मकसद लेके चल रहा है तो उसके जहन में सेबी के रूल्स भी होंगे, उसके जहन में आरबीआई के रूल्स भी होंगे, और ये उसको ये मालूम होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात से कमाल फारूकी साहब की बात से इत्तफाक करता हूं कि देखिए ये जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, खासतौर से फाइनेंशियल मामलात में, वो कहाँ इतने बरसों तक सोई रहीं, उनकी नजर इसके ऊपर क्यों नहीं पड़ी, उन्होंने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन किया? अगर वो कंपनी एक्ट के तहत कंपनी को रजिस्टर करवाने गए तो उन्होंने वो तमाम छानबीन क्यों नहीं की? स्टेट लेवल पे जो इदारे हैं उन्होंने कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ लोगों का मामला नहीं है, इसमें हुकूमतों का जो एक पूरा रवैया है वो भी चौंकाने वाला है। उनकी तरफ से क्यों इसको फलने फूलने का मौका दिया गया ताकि ये दूर दूर तक और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है अपने जाल में फंसा सके, इस पर भी गौर करना है। मेरे ख्याल से के रहमान साहब जुड़े हुए हैं आपके साथ, आप उनको इसमें शामिल कीजिए डिबेट में। बिल्कुल बिल्कुल। के रहमान खान साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। के रहमान खान साहब, मैंने देखा कि आप चेयरमैन भी रहे, अमानत बैंक जिस तरह से चलता था और वो बैंक किस तरह से डूबा, बहुत से लोगों ने उससे फायदा भी उठाया, लेकिन जब ये बैंक डूबा तो बहुत लोग एक तरह से सड़क पर आ गए। मैं सिर्फ यह समझना चाहता हूं कि इस तरह के जो बैंक चलाए जा रहे हैं, इस तरह के जो कदम उठाए जा रहे हैं इस्लामी या सरमायाकारी के नाम पर, बिलासूदी आमदनी के नाम पर, या शरई मुनाफे के नाम पर, आखिर ये सिर्फ घाटे में ही क्यों चले जाते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात आपको ये बात पर मैं एतराज करता हूं कि अमानत बैंक एक शेड्यूल्ड बैंक था जी, उसमें कोई धोखाधड़ी या किसी का ये नहीं था, कोई एक फ्रॉड हुआ था, मगर इन अंदरूनी मुसलमानों के नाइत्तेफाकी से वो बैंक गया, मगर वहां किसी को नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। ये गलत अफवाहें हैं कि अमानत बैंक में धोखाधड़ी हुआ, ये बिल्कुल गलत है। कि कोई भी आरबीआई हो या और कोई सरकारी एजेंसी, ये एक फ्रॉड, एक एम्प्लॉइज ने फ्रॉड किया था, इसलिए उस पर कोई, और जब मुसलमान की ये है कि जब ऐसा एक हादिसा हो जाता है तो उससे डर कर पूरी अपने आप बर्बादी की तरफ जाते हैं। लेकिन रहमान साहब, यहाँ पर भी हजारों लोगों का पैसा डूबा, हजारों लोग अमानत बैंक के डूबने से मुतासिर हुए, ये चीज तो माननी पड़ेगी आपको। यहाँ जरा सुनिए, किसी का, उनके जितने भी डिपॉजिटर्स थे उनके पैसे लुटा दिए गए हैं। किसी का, आपको यह गलत इंफॉर्मेशन, आपको मालूम करके आपको इंफॉर्मेशन उठाना चाहिए। जब पब्लिक में ऐसा इंफॉर्मेशन उठाते हैं तो गलत अफवाहों पर उठाना आपकी भी जिम्मेदारी होती है। मैं इतना कह के यहां करता हूं, अगर आप जरूरी हैं तो आपके पूरे दस्तावेज आपके पास दिए जाएंगे, वो देखकर लोगों को गुमराह मत कीजिए। मैं इस आईएमए के तरफ आए हैं, उस बात को उठाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमें आईएमए पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल 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 ठीक है। ठीक है, मैं शुरुआत, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ एक तरह से मामला था, आईएमए पर अगर हम के रहमान खान साहब आते हैं तो मेरा सवाल यह था कि इस तरह के कई मामले सामने आए हैं साउथ में, खासतौर से कर्नाटक में, चाहे एम्बिडेंट की हम बात करें, आला कंपनी की बात करें, अजमेरा कंपनी की हम बात करें, मॉर्गनल की बात करें, या फिर अब आखिर में आईएमए। आखिर लगातार इस तरह के वाकयात क्यों हो रहे हैं? वजह क्या है इसकी? देखिए, अख्तर लवासी साहब ने कहा जी, अख्तर लवासी साहब ने जो कहा, जो मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं कि ये लालच है। पहली बात, ये जैसा दीवार पे लिखा हुआ है कि कोई भी 36% या 40% नहीं दे सकते, और जो भी ये जो इनके प्रमोटर्स हैं, ये एक किस्म के ना लालच के लिए से, डिपॉजिटर्स के लालच और ये प्रमोटर्स के लालच, तो इसको, और इसमें हमारे उलमा कराम शरीक हो जाते हैं और चंद पॉलिटिशियन भी शरीक होके ऐसे लोगों को बढ़ावा मिल जाता है। अब जहां तक ये बात कमाल फारूकी साहब ने कहा कि हुकूमत में इसमें लापरवाही हुई है, अब
2017 में रिजर्व बैंक ने इसका नोटिस लिया था और यहां एक स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है जिसमें स्टेट के ऑफिसर्स और रिजर्व बैंक के ऑफिसर्स स्टे होते हैं। उसमें 2017 में ये 3 कंपनियों का IMA, एम्बिटेंट और एक कंपनी, ये तीनों कंपनी को एक्शन लेने के लिए रिजर्व बैंक ने स्टेट गवर्नमेंट को हिदायत दिया था जी। और 2017 से लेकर इनकम टैक्स, जैसा कि फारूकी साहब ने कहा, इनकम टैक्स का राइड हुआ है, जी 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 जी, ED का राइड हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट का राइड हुआ है। इसके बाद में कोई एक्शन नहीं लेना, यह स्टेट गवर्नमेंट की और एजेंसी जो हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, लेकिन के रहमान खान साहब, जो बात आपने कही कि उलमा ने भी सपोर्ट किया, जो साहिबे शरीयत हैं, जो उलमा है, उन्होंने सपोर्ट किया। और उससे बढ़कर अगर हम देखते हैं कि कुछ सियासतदान, जिनमें कुछ बड़े नाम भी, मैं वो नाम भी लेना चाहूंगा, रोशन बेग हो या जमीर अहमद हो, इस तरह के लोगों ने भी IMA को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से लोग धोखे में रहे, आम लोग, गरीब लोगों को धोखा हुआ। रहमान साहब जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये लोग ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं और गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस करने के लिए और एजेंसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, एक तरफ शरीयत हलाल और हराम के नाम पर लूटने के लिए उलमा कराम का सहारा लिया जा सकता है, और जहां तक गवर्नमेंट से या दूसरों से इसके लिए पॉलिटिशियन का भी सहारा लिया जाता है। ये दोनों के लिए एक मुझे बड़ी अफसोस है कि दोनों भी इन्वॉल्व हुए हैं इसमें। ये बहुत गलत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, मुझे यहां पर छोटा सा ब्रेक लेना। मैं वाहिद अली खान साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक से लौट कर जब हम आएंगे तो बात इसी इश्यू पर करेंगे कि आखिर जो ताजिर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो इस फ्रॉड से, इस तरह की जो धोखाधड़ी हो रही, उससे कैसे बचेंगे। और उससे भी बढ़कर जो इश्यू है ये कि इस्लामी सरमायाकारी में क्या वाकई में किसी तरह की बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही, इस पर भी हम बात करेंगे। तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हराम के नाम पर डराया जा रहा है और हलाल के नाम पर एक तरह से लूटा जा रहा है, और जिस तरह के लगातार वाकयात, खासतौर से जुनूबी हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि इस तरह के दसियों वाकयात पेश आए जहां पर लाखों लोग एक तरह से मुतासिर हुए हैं, करोड़ों रुपया लोगों का डूब गया है। लेकिन इसके लिए अब जिम्मेदार किसे गर्दाना जाए, और सवाल यह भी उठता है कि वाकई इस्लामी सरमायाकारी जो है, क्या उसके निजाम में भी कुछ बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही। इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ वाहिद अली खान साहब, बिजनेसमैन है, ताजिर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वाहिद अली खान साहब, इस तरह की सिचुएशन में कितना मुश्किल होता है आप जैसे ताजिरों के लिए कि वो इस तरह के फ्रॉड से कैसे बचें, जिस तरह से हमने देखा कि हराम के नाम पर एक तरह से डराया जाता है और हलाल के नाम पर यहां पर ठगा जा रहा है। अबू हुरैरा, गुड इवनिंग, और पैनल में बैठे हुए तमाम लोगों को मेरा सलाम। मैं आपसे एक मिनट चाहूंगा कि आपने मुझे बिजनेसमैन कहा, तो बिजनेसमैन के नाते मेरे वक्त की एक कीमत होती है। मैं पिछले आधा घंटे से आपके डेबिट में बैठा हूं और काफी लोगों को सुना, काफी सीनियर लोगों को सुना। जहां तक बिजनेस की बात आप कर रहे हैं अबू हुरैरा, हमारे बिजनेस इंडिया के अलावा बाहर कंट्रीज में भी होते हैं। हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके भी बिजनेस बाहर हैं। देखिए, एक वर्ड होता है जिसको मुताबरा कहते हैं शरिया में। आपको पता होगा, दुबई में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बल्कि रेट ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है उसको। दुबई कंट्री में भी 3% आपको इंटरेस्ट लगता है, 4% इंटरेस्ट लगता है घर खरीदने में, गाड़ी खरीदने में, लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं कहा जाता, उसको मुताबरा कहा जाता है। मुताबरा मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट। हम बिजनेसमैन को जब इंडिया से कहीं से लोन लेना पड़ता है बैंकों से, तो हम उसको एज अ मुताबरा कहते हैं, और इंटरेस्ट देना भी पड़ता है क्योंकि हमको यहां व्यापार करना है, हमको बिजनेस करना है। अगर आप IMA की बात करें तो IMA एक ऐसी इंस्टीट्यूट थी, ऐसी एक बिजनेस तरीका था बिजनेस करने का, जो 2006 से चल रहा था। इनका मोडस ऑपरेंडी सिंपल था कि 13% इंटरेस्ट पर मंथ आपको मिलेगा। 13% से घटकर 10% किया गया, 10 से 7% किया गया, 5% किया गया, और पिछले कुछ महीनों से 3% कर दिया गया। अब कुछ हमारे पैनल में बैठे हुए लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका सरकारी लोग क्यों नहीं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, इस पर दखल क्यों नहीं देती। मैं एक बात कहूंगा,
इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तभी दखल देगी जब आप उनके पास अपनी कंप्लेन लेकर जाएं। जब लोगों को हरा हरा दिख रहा है, 13% इंटरेस्ट पर मंथ बैठ के आ रहा है और बैठ के वो कमा रहे हैं, तो क्यों जाएंगे वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास? अब जबकि पैसा उनका डूब गया, तब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उनको याद आ रही है। और जब तक देखिए, अगर मैं चोर के कंप्लेन लिखाने एक पुलिस स्टेशन में नहीं जाऊंगा तो किसी पुलिस स्टेशन वाले को वही नहीं आएगी कि आप कहां से कमा रहे हैं पैसा। ये बड़ा क्लोज किया जाता था। आपने सच कहा कि कुछ मौलवी, कुछ मदरसे के तालीम देने वाले प्रोफेसर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि उनको भी अच्छा खासा कमीशन मिल रहा था। तो एज अ बिजनेसमैन मैं आपको कहूं तो ये तमाम चीजें जो हो रही थी वो एक बंद दरवाजे के अंदर की जा रही थी, और उनको ये लालच दिया जा रहा था कि हम आपको मुताबरा दे रहे हैं, यानी रेट ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो अबू हुरैरा, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको नुकसान होता है तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास जाइए, और अगर आप तो जब तक प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि ये 2006 से लेकर 2019 तक 13 साल तक किसी ने भी जाकर किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया, 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे उसके। बिल्कुल बिल्कुल। शकील शमसी साहब, क्या वाकई में शरीयत के नाम पर ही एक तरह से शरीयत का इस्तेहसाल किया जा रहा है? हम देखते हैं कि हलाल और हराम को सामने रखकर जिस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है, तो यहां पर सीधे सीधे इस्तेहसाल हो रहा है। देखिए, ये खाली दीन के नाम पर तो हो नहीं रहा है। पॉन्जी स्कीम कितनी चल रही है, या स्पीक एशिया के नाम से चली, उसके बाद अभी आपने देखा बोट बाइक के नाम से चली, बहुत सी ऐसी तंजीम, मुसलसल ऐसी स्कीम चल रही है, और लालच में आदमी मारा जाता है। सही। जब उसको दिखाया जाएगा, यहाँ पर सबसे बड़ा है कि लालच में आदमी खुद जा रहा है, उसमें जाम में फंस रहा है और उसको पता नहीं है। इसमें हुकूमत की बहुत बड़ी कमजोरी है कि इतनी बड़ी स्कीमें लोग चलाते हैं और उन पर ऐलानात करते हैं, और जब वो ठग लेते हैं तब गवर्नमेंट को मालूम होता है। उससे पहले तक किसी को मालूम ही नहीं होता, ना आरबीआई को खबर होती है, ना गवर्नमेंट को खबर होती है, और वो पैसा लेकर जब भाग जाता है आदमी तब पता चलता है। तो ये तो मुसलमानों के नाम पर तो 2, 1, 3, 4 ऐसी फर्में निकली, जो एक वो हीरा गोल्ड थी, नौहीरा शेख ने जो शुरू किया था, ये एक इधर निकल आई, फिर अभी कर्नाटक में जो मंसूर के। तो इस तरीके का ये लोग इस्लाम के नाम पर भी धोखा खा गए, और चूंकि ये सिर्फ लालच में नहीं फंसे, इनको लगा कि इस्लामी बैंककारी कर रहे हैं, सरमायाकारी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त मुसलमानों को ये बात सोचना होगी, हलाल और हराम के जब पैसे का मामला आएगा तो उनको कि आप पैरेलल इकोनॉमी नहीं चला सकते हैं। यहाँ पर पैरेलल इकोनॉमी नहीं चलेगी, आपको अपने दायरे में रहते हुए इसकी इकोनॉमी के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए माहिर इक्तिसादियात की मदद लेना होगी। खाली उलमाए किराम को नहीं संभाल सकते हैं वो, जिनको दीनी उलूम की तो मालूम है, लेकिन उनको डिप्रिसिएशन ऑफ मनी नहीं मालूम है, उनको नहीं मालूम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, और कितना किस पर हम कमा सकते हैं, और किस तरीके से हमारे दाम गिरते रहते हैं। इस बारे में माहिरीन मुआशियात की मदद लेना बहुत जरूरी है, और उसी से आगे हम बढ़ा सकते हैं अपनी बात को। बिल्कुल, जो लोगों के साथ हुआ, देखिए इस्लाम में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि जहां पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां आप मुनाफे के साथ नुकसान में भी शरीक कार हों। तब अगर कोई आदमी आपसे ये कह देता है कि मैं 3,000 रुपया महीना दे रहा हूं, तो इसका मतलब है कि वो आपको सूद ही दे रहा है नफे के नाम पर। बिल्कुल, जहां पर भी इन्वेस्टमेंट मुसलमानों में होगा उसमें बहुत जरूरी है कि आप उसके साथ साथ नुकसान के साथ भी शरीक कार हो, सिर्फ मुनाफे के शरीक कार नहीं हो सकते। तो वो यहां पर होता नहीं, यहां पर आप नफे के चक्कर में आ गए और लालच कर बैठे और उसके चक्कर में अपना पैसा डूबा। बहरहाल उनके साथ हमारी हमदर्दियां हैं, उनको धोखा हुआ उनके साथ, लेकिन इसको कमाल फारूकी साहब कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। जी कमाल फारूकी साहब। देखिए, मैं इसमें अबू हुरैरा भाई आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इसको जरा थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए। पहली बात तो शकील शमसी भाई ने जितनी भी बातें कही हैं बिल्कुल ठीक बात है, तहसीन भाई ने कही वो भी बिल्कुल ठीक बात है, रहमान खान साहब ने बिल्कुल ठीक बातें कही हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, एक फर्म, मैं जो हमारे जो बिजनेसमैन जो दोस्त हैं उनसे जरा थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करता, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन 2006 से चल रही है, और वो ढकी छुपी नहीं चल रही है, बल्कि वो बहुत बड़े पैमाने पर बड़े बड़े फंक्शन कर रही है। तो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो हमारे सारे, क्योंकि इसमें सिर्फ ये पैसे का मामला नहीं है, इसमें बहुत सारी जो डील जो है वो हमारे मुल्क के माशी निज़ाम के खिलाफ, हमारे मुल्क के जो इसमें जो हलाला मतलब इसमें जो जिस तरह से पैसे चीजें हो रही हैं वो बहुत गलत हो रही थी, उन तमाम चीजों के ऊपर उनकी नजर होनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम कोई भी आदमी हमें से नहीं कह रहा है कि इस्लामिक बैंकिंग कोई सिस्टम बिल्कुल गलत है, नहीं हो रहा। सवाल यहां ये पैदा होता है, ये बाकायदा सेक्टर कमेटी के अंदर भी बात कही गई और भी कही गई, मुसलमान जो है वो बैंकिंग, जो इंटरेस्ट बैंकिंग सिस्टम है उससे इतराज करता है बहुत ज्यादा।
हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होने चाहिए और इसके लिए बाकायदा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बहुत सारी मर्तबा प्रपोजल भी गई है, इसके ऊपर गौर होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। लेकिन जब तक कोई सिस्टम नहीं बनता उस वक्त तक किसी को भी कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इस्लामिक बैंकिंग के नाम के अंदर हमारे मुल्क में कानून न होने के बावजूद उसके अंदर कारोबार करे तो वो गैर कानूनी होगा। और जितना उसमें वो लोग जो कारोबार कर रहे हैं या लोगों को वरगला रहे हैं या नासमझी में काम कर रहे हैं, जितना वो जिम्मेदार हैं उतना ही हमारी जो पूरा सिस्टम है वो भी जिम्मेदार है कि भाई वो ऐसे लोगों से बचने के लिए हम क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। हम मकसद चिटफंड के नाम पर आप देखे हैं कि पूरे साउथ इंडिया के अंदर चिटफंड के नाम के ऊपर कितना नुकसान हुआ। हमने देखा कि रिसेंटली वेस्ट बंगाल पूरा तबाह बर्बाद हो रहा है, बहुत सारे मिनिस्टर्स एमपी सब उसके अंदर। तो गवर्नमेंट उस वक्त क्यों नहीं जागती? यहां तक जहां तक मजे के हमारा कहना यह है कि इसके ऊपर बाकायदा स्टडी होनी चाहिए कि क्या हिंदुस्तान के निजाम में रहकर कोई इस तरह का निजाम बन सकता है जिसमें गवर्नमेंट के पूरा रूल्स रेगुलेशन भी बने हुए हो, कंट्रोल भी हो। अगर हो सकता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो सकता, किसी को भी फाइनेंस के अंदर डील करने का कोई इख्तियार नहीं है और वो करता है तो गैर कानूनी होगा। और उसमें वो तमाम लोग जो किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं वो भी उसके जिम्मेदार होंगे। मैं समझता हूं कि इसमें जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं वो भी उतनी ही जिम्मेदार हैं जितना वो लोग हैं जो कि बड़े पैमाने के ऊपर ये काम कर रहे थे। दोनों जिम्मेदार हैं इसके अंदर। बिल्कुल। क्या रहमान खान साहब, जो बात कमाल फारूकी साहब ने कही कि आखिर सरकारें उस वक्त क्यों नहीं जागती हैं, जो इंतजामिया है उसे सब खबर रहती है लेकिन फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं होती है, कमी कहां पर रह जाती है? और मैं तो यह देखता हूं कि रहमान खान साहब की ज्यादातर कर्नाटक में आप लोगों की यानी कांग्रेस की ही सरकार रही है और इस तरह के लगातार वाकये हमने देखे हैं। हेलो जी जी, जहां तक सरकार का सवाल है जी, कमाल फारूकी साहब ने कहा, मैंने भी पहले आपसे यहाँ पर कहा कि ये रिजर्व बैंक को भी इत्तला थी कि ये कंपनीज के कारोबार शक में है, शक के दायरे में है। और इसके बारे में स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो रिजर्व बैंक की कमेटी होती है वहां भी इसके ऊपर बहस हुई है और वहां बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा गया है कि इनके एसेट्स को अटैच करने के लिए 2018 में ही कहा गया था और उसके बाद रेड्स हुए। सवाल यहाँ यह है कि इनकम टैक्स के रेड होने के बाद अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोग ये समझते हैं कि कारोबार सही चल रहा है। ईडी भी अगर रेड करके खामोश हो जाता है तो इसमें करप्शन का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और इसी तरह से ऐसे लोग जो हैं ये पूरा लोगों का पैसा अपने आप को बचाने में लोगों को, सरकारी अफसरों को, लोगों को करप्शन दे के खामोश करवाते हैं और तब जब ये इस तरह का एक हादसा हो जाता है तो लोग सफर करते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि हुकूमत की कोताही है। इसके साथ साथ जो हमारे सबसे बड़ी बात जो है हमारे उलमाए कराम यहाँ, क्योंकि मैं बेंगलुरु वाला हूं, मैं लोकल हूं, मैं जानता हूं कि जब एक लोग, क्योंकि अब यहाँ बहुत बहस हुई है इस्लामी शरिया के बारे में, एक बहुत बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, मैं इस पे गुजारिश जाने की कोशिश हो रही थी मगर एक इस्लामी विंडो इंडिया के लिए जरूरी है वरना ऐसे हादिसात होते रहेंगे। तो आज लोगों में ये लालच जो है ये कि लोगों को ये कहना गलत होगा कि इसका शक बहुत दिनों से चल रहा था मगर फिर भी लालच एक ऐसी चीज है कि नहीं हम बच जाएंगे। रहमान खान साहब, यहाँ सवाल उठता है कि क्या वाकई बेदारी की भी कमी है कि हम देखते हैं कि एम्बिडेंट से लेकर उसके बाद आईएमए तक 5 से 6 तक इस तरह के फ्रॉड स्कैम हुए हैं लेकिन फिर भी लोगों में बेदारी की कमी, वजह क्या है इसकी? बिल्कुल लोगों में बेदारी की कमी है और लालच की कमी है। कानून नहीं जानते और जैसा कि अब यहां पर बस फारूकी साहब ने कहा कि कानून है,
ये आज का कानून नहीं है, 20-25 साल से है कि 200 से ज्यादा डिपॉजिट कोई भी इदारा नहीं ले सकता रिजर्व बैंक के परमिशन के बगैर। और इस पे अखबारों में भी लिखा गया है, इसके ऊपर ये पहला धोखा नहीं हुआ है, पहला फ्रॉड नहीं हुआ है, इसके पहले भी कलकत्ता में फ्रॉड हुए हैं, सारे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। अब इसके बावजूद भी अगर लोग चौकन्ना नहीं हुए और किसी के एतबार करके उसके पर जाना शुरू हुए, तो और ये खासकर इस्लामी बैंककारी और हलाल हराम के चक्कर में मुसलमान आज बहुत पड़ रहा है। तो आज हमारे उलमाए कराम इज्तिमाई तौर पर हमारे जो दानिश्वर हजरात है, इनको सब आके ये आज हिंदुस्तान में हमारा या जो सरमाया लोगों के पास बचत होती है तो वो बैंक में भी नहीं रखना चाहते, वो हराम कहते हैं, और बैंक का इंटरेस्ट भी हराम कहते हैं, बैंक से पैसा लेना भी हराम कहते हैं। तो हिंदुस्तान में मुसलमान का क्या रवैया होना, इस पे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और दानिश्वरों को सोच के इस पे एक फैसला करना पड़ेगा कि कौम इसी तरह से गुमराह आइंदा भी होती रहेगी। अख्तरुल वासिफ साहब, क्या वाकई में ये एक कमी है कि जो हमारे उलमा है, जो मुफ्ती हजरात जो हमारे हैं, उनमें एक कमी है कि जो असल चीज होती है वो अवाम तक नहीं पहुंचाते हैं। अगर कर्नाटक में ही IMA के ही उसमें आप ले लीजिए कि यहां पर कुरान के नुस्खे बांटे जा रहे थे, हदीसों के हवाले दिए जा रहे थे, मतलब पूरा एक ढोंग रचाया गया और हमारी उलमा की कमी रही। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं और जितने लोगों ने ये बातें कही हैं वो गलत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत के बारे में यह बार बार बात कही गई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ हुकूमत के हवाले से, ख़ास तौर से, कि देखिए हुकूमत जो है वो शुरू में डरी रहती है। जब आप इस्लाम के नाम पे, शरीयत के नाम पर कोई काम करते हैं तो उन्हें ये लगता है कि इस्लाम ख़तरे में पड़ जाएगा, ये कहकर डराया जाता है। और नतीजे में एक तो हुकूमत का रवैया, लेकिन मैं उससे हुकूमत को मुबर्रा करार नहीं दे रहा हूँ। वो लोग जो यहाँ बैठकर इस वक्त बातें कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को असल में इन चीज़ों पर तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो है, उल्मा जो हैं उनको उन मैदानों में जहाँ पर उनका इल्म महदूद है या बिल्कुल मफकूद है, वहाँ उन्हें बचना चाहिए और उन्हें फतवे नहीं देने चाहिए। फतवा देने के लिए सिर्फ किताब पे नज़र नहीं होनी चाहिए, बाजार पे भी होनी चाहिए और उसके बगैर नहीं देना चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये है कि हमें एक बात पे गौर करना चाहिए, और ये बात मैं बहैसियत मुफ्ती के नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन मुस्तफ्ती के तौर पे कह रहा हूँ कि हमें रिबा में जो अंग्रेजी में यूजरी है उसमें और इंटरेस्ट में, मुनाफे में क्या कोई फ़र्क करना चाहिए या नहीं। सूद वो है जो नॉन प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए दिया जाए और गरीब का इस्तेहसाल किया जाए, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब मईशत का रुख बदल गया है और अंबानीज अपनी जेब से कोई पैसा लगाए बगैर मेरे और आपके जो बचत है उसको अपने प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं और बैंकों को 15 से 18% देते हैं, हमें 5 और 6% मिलता है। इस पर हमारे उलमा को गौर करना चाहिए कि ये सूद है या मुनाफा है, ये इस्तेहसाली मईशत का हिस्सा है या मतलब सही तस्वीर को भी गौर करना चाहिए। सही चीज क्या है वो एक तरह से आम आदमी के दरमियान वो चीज लानी चाहिए कि सही क्या है, इस्लामी बैंकिंग क्या चीज है और इस्लामी सरमायाकारी क्या है, उसकी सही तस्वीर हम लोगों के सामने लाने की जरूरत है। मैं वाहिद अली खान साहब एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। जी अख्तरुल वासिफ साहब जी। ये कह रहा था मैं कि एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे यहाँ ये बहस नई नहीं है। अल्लामा इकबाल सोहेल हों,
मौलवी तुफैल अहमद मंगलोरी हो या मौलाना मनाजिर एहसन गिलानी हो, उन लोगों ने हमारी तवज्जो इस पे दिलाने की कोशिश की है। लेकिन हमारे यहाँ जो इज्तिहादी मसलक हमारे उलमा को इख्तियार करना चाहिए, उन्होंने अभी तक उसको इख्तियार नहीं किया है। मैं समझता हूँ यहाँ हमारे दोस्त कमाल फारूकी साहब बैठे हुए हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तवज्जो इस तरफ दिलाएं, क्योंकि माफ़ कीजिएगा IMA के वजह से इस मुल्क में कुछ गरीब लोगों का इस्तेहसाल ही नहीं हुआ है, बल्कि शरीयत इस्लामी को कटहरे में खड़े करने की भी कोशिश की गई है, जो हमारे लिए इंतहाई तकलीफ दे और शर्मनाक बात है। बिल्कुल। कमाल फारूकी साहब, क्या कुछ रिएक्शन देना चाहेंगे आप कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा जो इदारा है, जो तंजीम है, उसे भी इस पर काम करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल अख्तर वासिफ भाई ने बिल्कुल सही तवज्जो दी है, कराई है, और इंशाल्लाह हम अगली कमेटी के अंदर ही नहीं बल्कि हम इसके ऊपर बात करेंगे और लोगों को एक एडवाइजरी जानी चाहिए कि ये काम गलत है और हमको मुल्क के कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। मजे जो बैंकिंग और फाइनेंस सारा है, बहुत एक सिस्टमेटिक हमारा निजाम मौजूद है, उसके अंदर ही दायरे में रहकर काम करना चाहिए। हम मजे इससे पहले भी बहुत कोशिश कर चुके हैं, प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि ये इस्लामिक जो बैंकिंग सिस्टम है वो दुनिया में नाफिज नहीं है, बहुत सारे मुल्कों के अंदर है, बल्कि जो बड़ी बैंक से इंटरनेशनल बैंक है उन्होंने बाकायदा इस्लामिक बैंकिंग काउंटर अलग भी खोल रखा है विद इन द बैंक इटसेल्फ। तो इसके हम ये नहीं कह सकते कि ये सिस्टम गलत है, लेकिन एक बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि हम मुल्क के कानून से पाबंद हैं, और खास तरीके से ये सारी चीजें जो हैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा है, और उसमें हम कोई काम थ्रिफ्ट सोसाइटी के जरिए हो कि चिट फंड के जरिए हो कि इस्लामिक बैंकिंग के नाम के ऊपर नहीं कर सकते मुल्क के कानून के अलावा। लिहाजा हमको अगर कोई उलमा इकराम भी अगर हमारे उस तरह का कोई देते हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कहें कि भाई हमारे मुल्क में कोई सेपरेट इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम अभी तक नाफिज नहीं हुआ है, लिहाजा वो नहीं कर सकते। उनकी सारी कोशिश इस बात के ऊपर होना चाहिए कि वो उसको गवर्नमेंट तक बाकायदा पहुंचाएं कि भाई ये भी एक सिस्टम है, लेकिन जब तक वो गवर्नमेंट उसको अप्रूव नहीं करती तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसकी तमाम चीजों को उसमें चेक एंड बैलेंसेस करेगी। जब तक वो नहीं करती है कोई भी काम इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर मेरे मुल्क में करना जो है वो गैर कानूनी है, उससे इतनाज करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। मैं हूं कि चाहे अख्तर वासिफ साहब हो, चाहे आप हो, चाहे शकील शमसी भाई हो, चाहे रहमान खान साहब हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपनी आवाम को आगाह करें कि ये बिल्कुल गलत है जो आपसे इस्लामिक बैंकिंग के नाम के ऊपर ले रहे हैं, उसका मुल्क के अंदर कोई निजाम नहीं है, उसको नहीं अप्रूव करना चाहिए। अगर किसी को काम करना है, 30 सेकंड दूंगा आपको। अख्तर वासिफ साहब कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं कमाल फारूकी साहब की बात पर। अख्तर वासिफ साहब 30 सेकंड। सिर्फ एक बात कहनी, मैं वही आपके प्रोग्राम के हवाले से वो इन्वेस्टर जो FIR करा रहे हैं उनसे ये कहना चाहता हूं, FIR करा के आप उन लोगों को जिन्होंने आपको धोखा दिया है आप उनकी मदद कर रहे हैं, उसके बजाय आपको जो इकोनॉमिक एक तरह से ट्रायल के लिए पूरी बॉडी है उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके पैसे आपको वापस दिलवा सकती है। आपके प्रोग्राम से हमें कम से कम इन्वेस्टर्स को इतना तो बता देना चाहिए, चूंकि FIR के नतीजे में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में एक दफे अगर वो फंस गए तो वो उससे बरी भी हो सकते हैं और आपका पैसा डूब जाएगा, वो मिलके नहीं देगा। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के जरिए जो मुतासरीन हैं उन तक ये पैगाम जरूर जाएगा और इस पर अमल करेंगे। मैं वाहिद अली खान साहब बहुत कम टाइम आपको दे पाया क्योंकि शरीयत से और इस्लामी सरमायाकारी से मसला जुड़ा हुआ था, लेकिन वाहिद अली खान साहब आप जैसे जो बिजनेसमैन या ताजिर है, क्या नहीं समझते कि अभी भी हिंदुस्तान में इस्लामी सरमायाकारी को लेकर चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जी, वो जैसा उन्होंने कहा कि वो एक मीटिंग लेंगे और उसमें ये प्रोसेस में बताएंगे कि आगे लोगों को इससे सावधान कराएंगे। इतने सालों में क्यों नहीं किया गया ये चीज? ये स्कैम पहली बार नहीं हुआ है, ये स्कैम होता रहा है और कई सालों से हो रहा है। ऑल इंडिया और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अभी तक हम जैसे मुसलमानों के लिए किया क्या है? कुछ नहीं किया है साहब।
ये सिर्फ किताबी बातें हैं, ये अभी डेबिट में बैठेंगे और फिर इसको कल भूल जाया जाएगा। हम जैसे बिजनेसमैन जिनको यहां पे सीना तान के बिजनेस करना है, तो यहां के कानून का, यहां के बैंकिंग सिस्टम का एहतराम करना होगा, वरना हम एक दिन भी यहां पे बिजनेस नहीं कर सकते। ये बड़ी साफ बात है और ये बात हमें समझ लेना है। कमाल फारूकी साहब ने कहा कि अगली मीटिंग में वो इस बात को उठाएंगे। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड क्या वाहिद साहब, कमाल फारूकी साहब ने वादा किया है, वरना एक डिबेट और रखेंगे इस पर, एक डिबेट इस पर हम और रखेंगे, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ मसला है और खास तौर से मैं नहीं मानता ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को टारगेट बनाया गया है। यहाँ पर पूरे यहाँ पे करोड़ों मुसलमानों की बात नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। हम जैसे मुसलमान जो बिजनेस कर रहे हैं, तहसीन साहब, मैं आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कि क्या वाकई में मुसलमानों को होश के नाखून लेने चाहिए? साहिबे शरीयत जो है या उलमा की जो खामोशी है वो कौम के लिए एक तरह से जहर हलाल है, नुकसानदेह है कौम के लिए। कुछ नहीं किया अभी तक। नहीं, देखिए सीधी सी बात यह है कि जब तक आपके यहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम नहीं आता, आपके पास जो मुल्क का बैंकिंग निज़ाम है, मुल्क के जो इक़्तिसादी निज़ाम है, उसके तहत ही आपको कारोबार करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के पैसे डूबे हैं उनको जो है किसी न किसी तरह उनकी रकूमात वापस मिलें, इसके लिए कोशिश होनी चाहिए। और इनके जितना भी सरमाया है IMA का, उसको बेच के इनके जो है इनको पैसा वापस किया जाए, इसके लिए हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों में इसको सियासी रंग मिल जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है इस पर जो है आगे बढ़ रही है और उसने आज एहतजाज भी किया है, तो ये एहतजाज आगे बढ़ेगा तो यकीनी तौर पर ये सियासी रंग लेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के मामलात में जिनका पैसा डूब जाता है, डूब ही जाता है, और लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि उनका पैसा वापस हो। अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि 2-3 लोगों ने जिनको कुछ पैसा IMA की तरफ से मिला था, वो इस लायक थे कि वो दूसरों की मदद कर सके, तो उन्होंने 2-4 लोगों को रोते हुए देखा जिनके पास कुछ नहीं था, तो 2-3 लोगों ने उनको वो पैसा जाके दे दिया। तो अगर इस तरह भी कौम एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाए, समाज एक दूसरे के साथ खड़ा हो जाए, तो फिर कहीं ना कहीं लोगों का जो है मदद हो सकती है। लेकिन हुकूमतों को इसमें जो है बहुत सख्त निगाह रखनी चाहिए, जैसे हसास होने की जरूरत है, तो हुकूमतों को भी हसास होने की निगाह रखनी चाहिए कि जब लूट जाए तब होश में आने से कोई फायदा नहीं है, पहले होश में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वाहिद अली साहब, बिल्कुल मैं 10 सेकंड आपको दूंगा। मैं चंद सेकंड ही आपसे लूंगा अबू हुरैरा। मैं बड़े एक माफी चाहूंगा अगर मैं किसी की गुस्ताखी करूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको पता होगा कि कल एक हमारे पंजाबी दोस्त को दिल्ली में मारा गया। मारने के बाद कितने पंजाबी वहां इकट्ठे हुए और कितनों ने उसकी मदद की, कितनों ने उसको सस्पेंड करवाया ऑफिसर्स को। आज ये पूरा IMA का मसला हुए 3-4 दिन हो गए, कितने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग वहां बैंगलोर गए हैं, मुझे ये बता दीजिए। कितने सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ही नहीं बल्कि दूसरी मुस्लिम तंजीमों की अगर हम बात करें, कोई नहीं पहुंचा वहां पर। और वही बात तहसीन मुनव्वर साहब कह रहे थे कि मुश्किल की इस घड़ी में सबको साथ आना होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर होशियार रहने की जरूरत है, नहीं है साहब, यहाँ पर होशियार रहने की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि इस मुश्किल की घड़ी में सबको साथ आने की जरूरत है। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा, बहुत अच्छी बात हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तरुल वासी साहब, कमाल फारूकी साहब, शकील शमसी साहब, किया रहमान खान साहब, वाहिद अली खान साहब और तहसीन मुनव्वर साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए।